नमस्कार और स्वागत है। आज हम अपनी पड़ताल के लिए पश्चिम अफ्रीका चल रहे हैं, एक ऐसे देश पर जिसका नाम ही हमें सोचने पर मजबूर करता है, बुर्किना फासो। जी। हमारे पास इस देश पर केंद्रित कई रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं। इनसे हम इसकी मौजूदा स्थिति, इतिहास, संस्कृति मतलब सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। खासकर ये समझना है कि ईमानदार लोगों की भूमि इस नाम का आज के समय में क्या मतलब है। क्या ये सिर्फ एक आदर्श वाक्य है या फिर जमीनी हकीकत से भी इसका कोई वास्ता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और बुर्किना फासो वाकई एक बहुत दिलचस्प मामला है। जैसा आपने कहा, एक तरफ गहरी चुनौतियां हैं, सुरक्षा का संकट है, राजनीतिक उथल-पुथल, गरीबी। हाँ। तो दूसरी तरफ एक बेहद जीवंत सांस्कृतिक विरासत भी है और लोगों का जज्बा भी दिखता है। मुझे लगता है ये पड़ताल न सिर्फ इस देश को बल्कि पूरे साहिल क्षेत्र की जो जटिलताएं हैं उन्हें समझने में भी मदद करेगी। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं कुछ बुनियादी बातों से, भूगोल से। जैसा आपने जिक्र किया, बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका में है और ये पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है, मतलब कोई समुद्री सीमा नहीं है। हाँ, लैंडलॉक्ड। बिल्कुल। इसके चारों तरफ 6 पड़ोसी देश हैं: माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना और कोट डाइवोर। राजधानी है ओगाडुगु, जो करीब करीब देश के बीचों बीच पड़ती है, और आबादी करीब 2.2 करोड़। और देखिए, ये जमीन से घिरा होना कोई छोटी बात नहीं है। अक्सर ये व्यापार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी बाधा बन जाता है। हाँ बिल्कुल। मतलब बंदरगाहों तक सीधी पहुंच नहीं है, तो सामान लाना ले जाना महंगा और मुश्किल हो जाता है। इसका असर सीधे देश के विकास पर पड़ता है। सही। और भाषा की बात करें तो हाँ, फ्रेंच आधिकारिक भाषा जरूर है, वो औपनिवेशिक काल की देन है। अच्छा। लेकिन सड़कों पर, घरों में आपको मोसी, फुला, ड्यूला जैसी दर्जनों, मतलब सच में दर्जनों स्थानीय भाषाएं सुनाई देंगी। वही देश की असली भाषाई तस्वीर है। और मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, जिसे XOF कहते हैं। ये इस इलाके के कई और देशों में भी चलती है, तो ये एक तरह के आर्थिक संघ का हिस्सा है। समझ गया। अब थोड़ा इतिहास देखते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये इलाका प्राचीन काल में काफी अहम रहा है। शक्तिशाली मौसी साम्राज्य जैसे कई अफ्रीकी राज्यों का केंद्र था ये। जी। फिर यूरोपीय शक्तियों का दौर आया और 1896 में फ्रांस ने इसे अपना उपनिवेश बना लिया। तब इसका नाम था अपर वोल्टा, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ से वोल्टा नदी का ऊपरी हिस्सा गुजरता है। हाँ बिल्कुल, वोल्टा नदी के नाम पर। फिर 1960 में देश आजाद हुआ, लेकिन नाम वही अपर वोल्टा रहा। जी। यहाँ से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। 1983 में थॉमस संकारा एक करिश्माई फौजी नेता थे। उन्होंने सत्ता संभाली। हाँ, संकारा का दौर। और फिर 1984 में उन्होंने देश का नाम बदल दिया, रख दिया बुर्किना फासो। हाँ, और ये नाम बदलना सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज नहीं था, इसके पीछे एक गहरा अर्थ था, एक मकसद था। अच्छा। बुर्किना का मतलब मोसी भाषा में है ईमानदार या अखंड लोग, और फासो का डूला भाषा में मतलब है पितृभूमि। ओह, ईमानदार लोगों की भूमि। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक कोशिश थी औपनिवेशिक पहचान से पीछा छुड़ाने की, एक नई आत्मविश्वासी और, जैसा संकारा चाहते थे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की पहचान बनाने की। संकारा एक क्रांतिकारी थे, एक आदर्शवादी। लेकिन विडंबना देखिए, ईमानदार लोगों की भूमि नाम रखने के बावजूद देश का इतिहास राजनीतिक स्थिरता से कोसों दूर रहा है। हाँ, ये तो है। जानकारी ये कहती है कि आजादी के बाद से यहाँ कई बार सेना ने सत्ता पर कब्जा किया है। 1966, 80, 82, 83। फिर 1987 में तो खुद संकारा की हत्या कर दी गई एक तख्ता पलट में। और हाल के सालों में भी देखिए, 2014, 2015 और 2022 में तो 2 बार तख्ता पलट हुए। जी हाँ बिल्कुल, जनवरी में और फिर सितंबर में। तो ये अस्थिरता उस आदर्शवादी नाम के साथ एक कड़वा सच बनकर खड़ी है। बिल्कुल। और यही निरंतर अस्थिरता शायद देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है, और इसने हाल के वर्षों में एक और ज्यादा भयानक रूप ले लिया है। आप सुरक्षा संकट की बात कर रही हैं? हाँ, सुरक्षा संकट। पड़ोसी देश माली से जो शुरू हुआ था, इस्लामी चरमपंथ और दूसरे हथियारबंद समूहों का आतंक, वो अब बुर्किना फासो के एक बड़े हिस्से में फैल चुका है, खासकर उत्तरी और पूर्वी इलाकों में। हाँ, हमारे स्रोत भी यही बताते हैं।
कि इन हमलों में हजारों लोग मारे गए हैं और करीब 20 लाख लोग, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 20 लाख लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। जी, आंतरिक विस्थापन का एक बहुत बड़ा संकट है ये। तो ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है, लेकिन क्या ये सिर्फ भारी समस्या है या देश के अंदर की जो राजनीतिक उथल-पुथल है वो भी इसे हवा दे रही है? ये बहुत अहम सवाल है और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये साफ है कि बाहरी खतरे के साथ साथ देश की अपनी अंदरूनी राजनीतिक कमजोरी, सत्ता के लिए संघर्ष, इसने स्थिति को और बिगाड़ा है। अच्छा। वो जो 2022 के 2 तख्ता पलट हुए वो इसी अंदरूनी खींचतान का नतीजा थे। अब जब सरकार खुद ही अस्थिर है तो वो बाहरी खतरों का मुकाबला प्रभावी ढंग से कैसे कर पाएगी? सही बात है। नतीजा ये होता है कि देश के कई हिस्सों में सरकार का नियंत्रण बस नाम का रह जाता है। इससे चरमपंथी समूहों को और पैर फैलाने की जगह मिल जाती है और ये अस्थिरता सीधे तौर पे विकास की संभावनाओं को खत्म करती है। बाहर से कोई निवेश नहीं आता और आम लोगों की जिंदगी तो बस नरक बन जाती है। और जाहिर है सबका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर, उनकी कमाई पर पड़ता होगा। हाँ। अर्थव्यवस्था की क्या तस्वीर उभरती है हमारे स्रोतों से? तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है, सच कहूँ तो। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर टिकी हुई है, कृषि पर। हाँ, कपास, जिसे कभी कभी सफेद सोना भी कहते हैं, वो एक जरूरी निर्यात फसल है। अच्छा। साथ ही लोग खाने के लिए मक्का, बाजरा, ज्वार वगैरह उगाते हैं और पशु पालते हैं। हाल के कुछ सालों में हाँ, सोने के खनन ने जरूर अर्थव्यवस्था में थोड़ी जान फूंकी है। सोना एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट बन गया है। लेकिन इन सब के बावजूद बुर्किना फासो दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र का मानव विकास सूचकांक है उसमें इसकी रैंकिंग बहुत नीचे है। और जैसा कि हमने पढ़ा भी, लगभग 80% आबादी गांव में रहती है और खेती पर ही निर्भर है। हाँ, और यहीं पर एक और बड़ी चुनौती सामने आती है, कृषि पर इतनी ज्यादा निर्भरता। जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन के प्रति ये देश बेहद संवेदनशील हो जाता है। बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी बिल्कुल नहीं। तापमान बढ़ रहा है, बार बार सूखा पड़ता है, ये सब खेती को बर्बाद कर देता है। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि क्या सिर्फ कपास और सोने जैसी कुछ चीजों पर निर्भर रहकर देश तरक्की कर सकता है, खासकर तब जब जलवायु बदल रही हो और जमीन बंजर होती जा रही हो। हाँ, ये तो मुश्किल लगता है। ऊपर से बेरोजगारी है, अच्छी शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। ये सारी समस्याएं गरीबी के इस दुष्चक्र को और मजबूत करती हैं। और सोचिए, जब देश सुरक्षा और स्थिरता के लिए ही जूझ रहा हो तो इन बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देना कितना मुश्किल हो जाता होगा। इतनी सारी मुश्किलें हैं, इतनी चुनौतियां, इनके बीच क्या कुछ सकारात्मक पहलू भी नजर आते हैं? संस्कृति के बारे में क्या जानकारी मिलती है? हाँ, और यहीं पर बुर्किना फासो की असली ताकत दिखती है मुझे लगता है। तमाम चुनौतियों के बावजूद यहाँ की संस्कृति बेहद समृद्ध है और जीवंत है। अच्छा। देश में 60 से ज्यादा जातीय समूह हैं। मोसी सबसे बड़ा समूह है, लेकिन फुलानी, गौरमा, बोबो, डूला जैसे कई और समूह भी हैं जिनकी अपनी अलग पहचान है। हर किसी की अपनी भाषा, अपना संगीत, नृत्य, अपनी परंपराएं हैं। और यहाँ के जो पारंपरिक मुखौटे हैं, मिट्टी के बर्तन, कपड़े, चमड़े का काम, ये सब दुनिया भर में मशहूर है। और हमने एक और चीज पढ़ी थी, एक बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल भी होता है यहाँ। FESPACO, बिल्कुल, FESPACO, पैन अफ्रीकन फिल्म एंड टेलीविजन फेस्टिवल ऑफ ओगाडोगो। ये हर 2 साल पर होता है। हर 2 साल पर? हाँ, और इसे पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह माना जाता है। वाह। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इतने मुश्किल हालात के बीच भी, सुरक्षा संकट और अस्थिरता के बावजूद, फेस्पाको का लगातार होते रहना। हाँ, ये कमाल है। ये भी दिखाता है कि कला और संस्कृति बुर्किना फासो के लोगों के लिए कितनी अहमियत रखती है। ये उनकी जिजीविषा का प्रतीक है, उनकी रचनात्मकता का और दुनिया से जुड़े रहने की उनकी इच्छा का। ये दिखाता है कि कैसे अंधेरे में भी उम्मीद की एक खिड़की खुली रह सकती है। ये वाकई प्रेरणादायक है। अच्छा, अब भौगोलिक चुनौतियों पर वापस लौटते हैं, खासकर पर्यावरण से जुड़ी। हमने जिक्र किया था कि ये साहिल क्षेत्र में है जी। इसका ठीक मतलब क्या है जमीनी तौर पर? देखिए, साहिल एक तरह का ट्रांजिशन जोन है। हाँ। एक पट्टी है। इसके उत्तर में सहारा का विशाल रेगिस्तान है। हाँ। और दक्षिण में ज्यादा हरे भरे सवाना घास के मैदान है। बुर्किना फासो इसी पट्टी पर बसा है, तो यहाँ की जलवायु ज्यादातर गर्म और सूखी रहती है।
मतलब साल का बड़ा हिस्सा सूखे मौसम का होता है। और बारिश कम और अनियमित। हाँ, बारिश का मौसम छोटा होता है और अक्सर अनियमित, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम। तो पानी एक बड़ी समस्या होगी फिर, पीने के लिए भी, खेती के लिए भी। निश्चित रूप से पानी की कमी एक स्थायी चुनौती है। बार बार जो सूखा पड़ता है वो फसलों को तबाह कर देता है। इससे खाने की कमी होती है, जिसे हम खाद्य असुरक्षा कहते हैं। और एक और गंभीर समस्या है मरुस्थलीकरण, मतलब जमीन का बंजर होना, रेगिस्तान का बढ़ना। हाँ, एक तरह से ज्यादा चराई, पेड़ों की कटाई, गलत तरीके से खेती करना, इन सब वजहों से उपजाऊ जमीन धीरे धीरे रेगिस्तान जैसी बनती जा रही है। इसका असर तो बहुत गहरा होता होगा। बिल्कुल। ये पर्यावरणीय समस्याएं सिर्फ खेती को ही नुकसान नहीं पहुंचाती। जब पानी और जमीन जैसे सीमित संसाधन और कम होते जाते हैं तो उन पर दबाव बढ़ता है। इससे सामाजिक तनाव और झगड़े भी पैदा हो सकते हैं। समझ गया। तो अगर हम इन सभी बातों को समेटें जो हमने अभी डिस्कस की, तो तस्वीर काफी जटिल और चिंताजनक नजर आती है। हाँ। एक तरफ इस्लामी चरमपंथ और सुरक्षा का गंभीर संकट, दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता, बार बार होते तख्तापलट, हाँ। फिर गहरी गरीबी, भूखमरी, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव जी। और इन सब के ऊपर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का बिगड़ता संतुलन। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? इसका मतलब ये है कि ये समस्याएं अलग थलग नहीं है, ये सब एक दूसरे से बुरी तरह गुथी हुई हैं। एक ऐसा जाल है जहां एक समस्या दूसरी को जन्म देती है या उसे और ज्यादा गंभीर बना देती है। जैसे कोई उदाहरण? मिसाल के तौर पर गरीबी और बेरोजगारी। जब युवाओं के पास कोई काम नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती, तो वो हताश होकर शायद हथियारबंद गुटों की तरफ ज्यादा आसानी से आकर्षित हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है। या फिर पानी और चरागाह की कमी, ये किसानों और चरवाहों के बीच हिंसक झड़पों का कारण बन सकती है, जो पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा सकती है। और राजनीतिक अस्थिरता, वो सरकार को इन सारे संकटों से निपटने में लाचार बना देती है। और जब सरकार कमजोर होती है तो चरमपंथी और दूसरे हथियारबंद समूह और ताकतवर हो जाते हैं। तो ये एक दुष्चक्र जैसा है। बिल्कुल। देश एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा नजर आता है जिससे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल लगता है। तो हमारी इस पड़ताल से जो तस्वीर उभरी है वो बुर्किना फासो को एक तरह के विरोधाभासों के देश के रूप में दिखाती है। हाँ, कह सकते हैं। एक और यहाँ की वो गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं, कला के प्रति वो जुनून, फेस्पाको जैसा वैश्विक मंच है, और अपने नाम के अनुरूप शायद कहीं ना कहीं लोगों में आज भी वो ईमानदारी और गौरव की भावना मौजूद है। लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक अराजकता है, हिंसा है, लाखों लोग विस्थापित हैं, गरीबी की एक कठोर नंगी सच्चाई है। वो जो नाम था ईमानदार लोगों की भूमि, उसका आदर्श आज कई सवालों के घेरे में है। हाँ, और जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री भी इशारा करती है, आगे का रास्ता वाकई बहुत कठिन है। बुर्किना फासो को अगर इस भंवर से निकलना है तो सबसे पहली जरूरत है शांति और सुरक्षा बहाल करने की, जो कि सबसे मुश्किल काम लगता है अभी। बिल्कुल। और इसके लिए एक स्थिर, प्रभावी और भरोसेमंद शासन व्यवस्था की जरूरत होगी, चाहे वो नागरिक सरकार हो या सैन्य, लेकिन उसे लोगों का विश्वास जीतना होगा, देश को एकजुट करना होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लगातार सहयोग और मदद की भी जरूरत होगी। सिर्फ मानवीय सहायता के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए, संस्थाओं को मजबूत करने के लिए भी। सुरक्षा, शासन और विकास, इन तीनों के बीच संतुलन साधना होगा। यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता नजर आता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। आखिर ईमानदार लोगों की भूमि जैसा नाम और देश की ये जमीनी हकीकत, ये लगातार अस्थिरता, ये हिंसा, ये संकट, इनके बीच क्या रिश्ता है? क्या ये नाम अब सिर्फ एक खोखला आदर्श बनकर रह गया है, या शायद नहीं? या ये आज भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत है, एक लक्ष्य है जिसे हासिल करने के लिए वे जूझ रहे हैं? हाँ, ये भी हो सकता है। और एक और सवाल मन में उठता है, ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहे देश के लिए असली ईमानदारी या अखंडता का मतलब क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार से मुक्ति है, या फिर इस भारी संकट के सामने टिके रहना, अपनी सांस्कृतिक पहचान को, अपनी जिजीविषा को बचाए रखना, जैसे FSPCO के उदाहरण में दिखता है? हाँ बिल्कुल। क्या वो भी एक तरह की अखंडता है? शायद इन्हीं सवालों में, इन्हीं विरोधाभासों में बुर्किना फासो के भविष्य की कोई राह छिपी हो।